हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। मांगा था, एक सड़क टेंडिंग स्टेज पर है और हमने सारी सड़कों की चेक करा ली। 4 की फिजिबिलिटी आती है, बाकी 3 क्रम के रास्ते हैं और एक सिर्फ कच्चा रास्ता है। जो भी फिजिबल होगी उसका हमारे मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार जो है जांच करा के हम अगले उसमें आने वाले वक्त में पूरा कराएंगे। धन्यवाद जी। डॉक्टर कमल गुप्ता जी। क्वेश्चन नंबर 903। यस सर, जो कार्य फेज 2 का है वो ऑलरेडी अलॉट हो चुका है। उस पर कार्य 5/2/2021 से शुरू हो चुका, जिसमें रनवे एक्सपेंशन की बात है फेज 2 के अंदर, जिसमें 10,000 फीट का रनवे हिसार के अंदर ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है और 2022 के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ साथ हमारा प्रयास है कि स्मॉल स्केल MRO, फिक्स्ड बेस ऑपरेशन और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड डिफेंस MRO हिसार के अंदर हम ला पाएंगे अगले 2 वर्ष के अंदर। और उसके लिए आज शाम को भी हमने जो हमारे एरो डिफेंस संबंधित जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी एक बैठक रखी है 5 बजे की, जिसके अंदर उनको भी हम मोटिवेट करेंगे कि वो आकर हरियाणा में इन्वेस्ट करें और जो हमारा एक एविएशन हब है, इकलौता एयरपोर्ट है, उसको हम इंटरनेशनल लेवल पर ले जा पाए। मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इसमें एक तो ये जो फ्लाइंग क्लब एसोसिएशन है इसको भी शुरुआत करने की कृपा करें, और दूसरा एक हेली सर्विस वहां पर नजदीकी अग्रोहा धाम है, अगर कोई हेलीकॉप्टर जो लोकल आ जा सके तो एक मनोरंजन के लिए और एक टूरिज्म को ये हेल्प करेगा, तो फ्लाइंग क्लब और ये हेली सर्विसेज का भी अगर प्रावधान करेंगे तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। अध्यक्ष जी, जहां बात हेली सर्विस की है, जरूर उस पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि हेलीपोर्ट की फिजिबिलिटी बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। मगर माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि आज भी उड़ान स्कीम के अंदर हिसार से देहरादून, हिसार से धर्मशाला और हिसार से चंडीगढ़ की फ्लाइट सर्विसेज निरंतर चालू है सुचारू तौर पर। और उसके साथ साथ जो हमारा सिविल एविएशन क्लब था इक्का, उसको रीलोकेट करनाल कर दिया गया था, क्योंकि वहां पर हैंगर वगैरह की कंस्ट्रक्शन चल रही थी। स्पाइस जेट से हमारा MOU हुआ है कि 100 पायलट ट्रेनिंग का वहां पर फ्लाइंग क्लब स्पाइस जेट बनाएगा। और मैं साथ के साथ आपको ये आश्वासन देता हूं कि अगर स्पाइस जेट के फ्लाइंग क्लब में डिले आएगा तो हम जो हमारा हरियाणा का सिविल एविएशन है इक्का, उसको जरूर रीलोकेट कर वापस हिसार में करनाल से ले जाने का काम करें। धन्यवाद। अब माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है। माननीय एक मिनट बैठ जाए। माननीय एक सूचना है। माननीय सदस्यगण एवं अधिकारीगण, श्री रणबीर गंगवा माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय की तरफ से लाइब्रेरी के नजदीक विधान भवन में आप दोपहर भोज के लिए सादर आमंत्रित हैं। अभी एक मैं सूचना और देना चाहूंगा। आज अभी एक कॉलिंग अटेंशन लगा हुआ था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कहीं जरूरी बैठक के अंदर जाना पड़ा है, वो हम कॉलिंग अटेंशन मोशन जो दोपहर दूसरी बैठक होगी उसमें लेंगे। ये जो एक आपने जो रह गया मेरा, ये 75% जो है हरियाणा युवकों को जो है रोजगार देने का, तो ये वाला कॉलिंग अटेंशन के ऊपर आपने मेरे को ये नहीं बोला है कि रिजेक्ट हुआ है, तो ये लगा रहे हो आप? नहीं। एक मिनट मेरी बात तो होने दीजिए पूरी। इसमें हाँ, वो तो मैंने लिखा उसमें कि आप अपनी बजट के अंदर जो है उसको बोल चुके हैं। इसको आपने रिजेक्ट करके नहीं भेजा, बाकी जगह तो आपने भेजा हुआ है। चला कर ये है ना, ये बहुत अहम मुद्दा है अध्यक्ष जी, इसके ऊपर तो पूरा डिस्कशन होना चाहिए। कौन से की बात कर? ये जो है बेरोजगारी के ऊपर, बेरोजगार, ये तो मैंने ये लिखा हुआ है 9वें नंबर पर था। श्रीमती किरण चौधरी विधायक जी के द्वारा बढ़ती बेरोजगारी से त्रस्त हरियाणा के युवाओं को धनराशि, ये नामंजूर हो चुका है।
नहीं, 9वें नंबर पे तो लॉ एंड ऑर्डर था जी। नहीं, ये दूसरी लिस्ट है, ये आपकी लिस्ट में। हाँ, 9वें नंबर पर था। इसको भी रिजेक्ट कर दिया बेरोजगारी वाले पे। हाँ जी, हाँ जी। बात रखी और आदरणीय हुड्डा जी ने ये बात कही थी कि हमारा कोई कार्यकर्ता उस प्रदर्शन में शामिल नहीं था। और जब ये 302 का मामला कहा गया, सर ये फोटोज में लेके आए, उनके सारे पदाधिकारी वहां थे जब 302 की लाइफ थ्रेटनिंग की धमकियां दी गई, अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया। ये सर सारी फोटोएं इनके पदाधिकारियों की विद पोस्ट। ये सर मेरा निवेदन है, इसके सर ये जो सदन में मिसलीड करते हैं, सदन को झूठ बोल के बताते हैं कि हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं था। ये फोटो है जी, ये प्रूफ है आप सबका। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये किस प्रकार से लोकतंत्र के हत्यारे हैं, ये किस प्रकार से इनकी भूमिका दोहरी हो जाती है, दोगले लोग हैं। हो गया सर, हो गया। एक बार इधर अभी कादियान साहब ये निकलवा के देखें। मैं इनके पदाधिकारियों की फोटो लेके आया जो मेरे वहां घर के बाहर धरने पर मौजूद थे। असीम जी, वो उधर दे दो यार, वहां दे दो। माननीय सदस्यगण, असीम जी प्लीज बैठ जाइए। नाम बताओ कौन सा, मेरे को लिस्ट दो कहाँ है। कल ना आप जेजेपी वाले बोलेंगे, कल दीपक मंगला जी बोलेंगे। हाँ, माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2021-22 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारंभ होगा। श्री बिशंबर सिंह जी। बैठ जाइए। आ गया, नोट हो गया। नहीं, हमारा बोल रहा टेम आज सारे बिल्कुल ये गलत है। मैंने कहा अब ये बोलते रहेंगे जो मंत्री बोलते हैं। ऐसा असीम जी इनको लाइसेंस मिला, एक मिनट, इनको लाइसेंस मिला हुआ है। देखिए मेरी एक बात सुनिए। देखिए वहाँ की जो प्रशासन है वो उसके ऊपर कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रहा है। उसके में जो भी उसके अंदर इन्वॉल्व होगा, चाहे कोई है, उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। और इसके अलावा और तो देखिए कल पूरा हाउस सुन रहा था, जो मैंने कल कही थी आज भी वही बात है। अब जब ये कहने में उकसाने वाली बात है, हमारा कोई विधायक नहीं उकसाया और ना उकसाएंगे, ये बात कही थी हमारी पार्टी। देख लो हमारी विधायक देख लो। श्री रामकरण काला जी। हेलो, बैठ जाइए। एक मिनट। असीम जी बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ। हाँ? बैठ जाओ। बलवीर जी रामकरण काला जी बोलिए। हाँ जी स्पीकर महोदय सर, एक मिनट जी। स्पीकर महोदय सर, आपसे रिक्वेस्ट है जी,
हमारा जो काला टेंशन आपका मैंने कमेंट्स के लिए भेजा हुआ है। कमेंट्स के लिए काला टेंशन स्पीकर भेजा महोदय सर, 48 घंटे के अंदर। आप एक मिनट सुनो जी, आप बैठ जाओ 1 मिनट बैठ जाओ जी, 1 मिनट बैठ जाओ। मैं हेलो स्पीकर महोदय सर, हमारी एक रिक्वेस्ट है सर, हमारे जो ट्रक का सीट पर खड़े होकर सीट पर मैं सीट बैठ बता दिया मैंने उनका। हाँ जी, हमारे जो ट्रक है, ट्रक होशियाबाद से कुरुक्षेत्र पास वहां जाएगा, होशियाबाद पास होने चाहिए। यहाँ कौन सी जो ट्रक यूनियन के जो ट्रक है, चाहे कार है चाहे मोटरसाइकिल है, होशियाबाद पास होने चाहिए, कुरुक्षेत्र पास होने जाओ, बहुत दिक्कत है उसमें। दूसरा हमारा एक सवाल था, पहले मंजी साहब गुरुद्वारे से लेकर रामनगर तक पूरा सड़क बनागी। हमारा तीसरा जो बस स्टैंड के सामने पब्लिक को बहुत दिक्कत आती है, तो वहां अंडरपास होना चाहिए। दूसरा हमारा एक चल मैं तालाब की बात करूंगा, जितने भी तालाब हैं हरियाणा के अंदर, तालाब जो है उनकी खुदाई होनी चाहिए और उनकी 4 द्वारी होनी चाहिए तालाबों की, ताकि पाइपलाइन दबका जो जिम्मेदार ना किसी ने लोड पड़ा पानी की अंडरग्राउंड पाइप दबका, उसके 2 बनाएगा, उसके पानी की सफाई कराएगा और दूर खेत में जा सका, ताकि एक बारी मशीन से खुदाई हो जा, जो पानी है ओवरफ्लो रहा, वो पानी सड़क नहीं खराब होने, गलियां नहीं खराब होने की खुदाई करवाएगा मशीन से, और उसकी 4 द्वारी होगा, उसके पाइपलाइन दबाई जाए। सारे जितने भी हरियाणा के अंदर जो रोड है, तालाब है, सबकी एक बार ये होनी चाहिए, जरूरी है। दूसरा हमारा जो लाडवा रोड है 4 लाइनिंग होना चाहिए, उस पर बहुत, एक तो सुगर मिल है उसके पास और बहुत ट्रैफिक उसके पास है, 4 लाइनिंग होनी चाहिए जो लिस्ट। दूसरा हमारा जो चंडीगढ़ से अंबाड़े से चंडीगढ़ रोड है 6 लाइन होनी चाहिए, यही बहुत ही मतलब इस पर बहुत दिक्कत है, ट्रैफिक बहुत ही 6 लाइन होनी चाहिए अंबाड़े से चंडीगढ़ आ रहा है रोड। तो ये 2 चीज काम है, बाकी मैं लिखित में दे दूंगा, और ये हमारे जो काम है जरूरी होने चाहिए। हमारा ट्रक जो पास होने के लिए जाता है, कुरुक्षेत्र जाना पड़ा उसको, चाहे कार है चाहे ट्रक है चाहे बस है, ये हमारा शाहबाद ही पास होना चाहिए। दूसरा हमारा जो झुंगी झूपड़ी वाले बैठे, चाहे 100 बैठे चाहे 200 बैठे, हर शहर में बैठे, उनके लिए प्लाट काट कर दिया जाए, चाहे कमेटी कटाओ चाहे उसे सरकार काट कर दे, उनको वह पंचायती सरकारी जमीन में बैठे, उनको सरकारी जमीन से उनको खरीद कर उनको प्लाट दिए जाने चाहिए, जिसके पास प्लाट नहीं उनको प्लाट मिलने चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है, ये मेरे काम है, बाकी मैं लिखित में दे दूंगा सारे, ये काम मेरे होने चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। आदरणीय सदस्यों से निवेदन है, सम्मानीय सदस्यों से, कि ऐसे कुछ विधायक हैं जो अभी तक राज्यपाल जी के अभिभाषण पर या बजट के ऊपर वो नहीं बोल पाए हैं। तो मेरी प्राथमिकता ये है कि सबसे पहले हर विधायक कम से कम एक बार जरूर बोले। तो इस दृष्टि से नहीं, जो मैं पहले उनको दे दूं ना, फिर बाद में श्री धर्म सिंह छोकर जी। स्पीकर सर, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं कोई नहीं, हमने ऑफिसर्स अपने आप नोट करेंगे, उनकी जिम्मेवारी है। स्पीकर सर, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। 2021-22 का बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय वित्त मंत्री जी भी वही हैं, बजट रखा। जो बजट आज सरकार के, आज पूरी जनता, किसान, व्यापारी, कर्मचारी और जनता के हित में नहीं है, ये सबको पता है। बजट पेश भी हुआ, बजट पास भी हुआ,
मैं कहना चाहूंगा बजट पर काफी चर्चाएं हुई, आंकड़े भी बताए गए, होगा पास तो होगा। बजट आंकड़े बताए गए, जमा घटा की गई। मैं कहना चाहूंगा बजट में जितना प्रावधान हर क्षेत्र में दिया गया, उस क्षेत्र को जो पैसा जिस हेड में दिया गया उस पैसे को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए। चाहे हमारी सरकारी परियोजना हमारी कांग्रेस की सरकार की हो या इस सरकार की हो, जो विकास परियोजना अधूरी पड़ी हैं उन परियोजना को प्रायोरिटी पर आगे बढ़ाया जाए और आगे दौड़ और पीछे चोट वाला काम ना किया जाए। इसके मेरे पास कई उदाहरण हैं। हमारे चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी जो मुख्यमंत्री थे हमारी सरकार में, एक अथवाड़ा बिलासपुर कुर्डी नांगला पुल मंजूर किया था, उसकी नींव रखी गई थी। आज वो उसको 8 साल हो चुके हैं। आगे घोषणा की जाती है जितने भी प्रोजेक्ट चाहे किसी भी एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, पावर में हो, कृषि के हो, उनको अधूरे को पूरा किया जाए। ऐसे हमारे पास कई उदाहरण हैं। जैसे आप अपना इसमें हॉस्पिटल की, मैं हेल्थ की बात, एजुकेशन की बात करना चाहूंगा। एजुकेशन में अब जैसे अब कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटियां हैं। हमारे हुड्डा सरकार में 10 यूनिवर्सिटियां बनाई गई और अब घोषणा की जाती है। जैसे मैं देख रहा था हमारे बड़ौदा में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी हम उसको यूनिवर्सिटी बनाएंगे, लेकिन आज वो घोषणा बन के रहेगी क्योंकि यहां कांग्रेस का विधायक बनकर ये भेदभाव ना रखा जाए। माननीय मुख्यमंत्री कहते हम हरियाणा एक, हरियाणवी एक। जहां तक यूनिवर्सिटी की बात है, कॉलेजेस की बात है, अब कॉलेज नए खोले जाते हैं। अब कॉलेजेस में सुविधा नहीं है, लेक्चरर नहीं है, कोई साधन, कोई भी उनमें सुविधा नहीं है। अब आगे जितने भी कॉलेज एडेड हैं 95% गवर्नमेंट एड कर देती है। जैसे मैंने अभी अपने माननीय शिक्षा मंत्री से आग्रह किया था, हमारे कॉलेज एडेड है, 50% देती है, उसको गवर्नमेंट कॉलेज बनाया जाए। और बनाने के साथ साथ बनाना, उसका रख रखाव करना बहुत जरूरी है। बनाने तो सरकार, हमारी सरकार ने बनाते, आपकी सरकार भी बनाएगी। लेकिन मैं जहां तक कहना चाहूंगा, हॉस्पिटल की हेल्थ की बात ले लीजिए। हेल्थ में हमारे माननीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, हमारे समालखा में गवर्नमेंट 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया, बिल्डिंग बना दी गई। आज मैं ओपन कहना चाहूंगा सदन में आपके माध्यम से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे सामने बैठे हैं, हमारे कमल गुप्ता, नरेंद्र गुप्ता जी कह रहे थे अब मंत्री जो कहते हो करते हैं, ठीक बात है। लेकिन हमारा 100 बेड का हॉस्पिटल समालखा में है, उसमें चलो इन्हें कहते डॉक्टर तो नहीं है, मान लिया ठीक है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है? मैं दावे से कहता हूं 100 बेड के हॉस्पिटल में एक्सरे की मशीन भी नहीं है। आज स्पीकर साहब जांच कराइए खुद अपनी देखरेख में, एक्सरे की मशीन नहीं है, कोई अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है, सिर्फ डिलीवरी होती है तो डिलीवरी हट में होती है। ओनली डिलीवरी 100 बेड के समालखा में। ये एक समालखा हॉस्पिटल ऐसा हॉस्पिटल है, चंडीगढ़ से दिल्ली तक हाईवे के ऊपर एक समालखा, जब वो एक्सीडेंट हो जाता, कोई एक्सीडेंट हो जाते हैं तो रात को एक्सीडेंट हो जाता है, हॉस्पिटल ढूंढने पड़ते जो लोग। लेकिन वो हॉस्पिटल जो है ऑन रोड है, उसमें मैं तो कहता ट्रोमा सेंटर सपने कहां रहे, वह डॉक्टर भी नहीं है, 3 डॉक्टर हैं और वह एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड, इन्हें रिकॉर्ड में चेक कर लीजिए। मंत्री जी कहना चाहूंगा, जहां तक शुगर किसानों की बात है, शुगर मिल की बात है, हमारा माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हमारी सरकार में पानीपत शुगर मिल आज से 8 साल हो चुके हैं, उसकी नींव रखी थी और वो शुगर मिल आज ऐसी उस स्थिति पर अधूरा पड़ा है। हमारे किसानों को इतनी पूरी दुर्दशा है, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में गन्ना लेके जाया जाता है लेकिन पेमेंट नहीं है। पिछले सेशन में मैंने कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे इकबालपुर में, उत्तराखंड में 36 करोड़, हमारे महिपाल रंडा मेरे साथी विधायक है,
इनका इलाका लगता है हमारे क्षेत्र में गन्ना ज्यादा होता है। करीब 36 करोड़ बीजेपी की सरकार है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम कहना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, कृषि मंत्री जी से कहना चाहूंगा, दलाल साहब से भी, उत्तर खंडा की सरकार को मुख्य मुझे चिट्ठी लिखे। उस शुगर मिल करीब 36 करोड़ रुपया 3 साल हो चुके हैं, वो पैसा वहां लंबित पड़ा है। और शुगर मिल जो बनने जा रहा है उसकी स्पीड बढ़ाई जाए ताकि वो जल्दी उसका काम पूरा हो सके। जहां तक विकास परियोजना की बात है, हमारा 50 साल से ये अपना समालखा में अब टैक्स बजट पेश किया, टैक्स फ्री बजट पेश किया। समालखा में आयरन फाउंड्री पूरे एशिया में नंबर 1 है। वहां जो चारा काटने वाली मशीन है उस पे जो टैक्स था, टैक्स फ्री था पहले। अब सरकार ने मशीन पे भी 12% टैक्स दिया, लगा दिया उन्होंने। और अब 2017 में इस सरकार ने 12% जीएसटी लगा दिया। उसके बाद पार्ट्स पर 18%। तो इसमें मैं टैक्स फ्री के बाद ये ढकोसला है 12% टैक्स का। इसमें समालखा में उद्योग बंद हो जाएगा और 5% की श्रेणी में इसको रखने का प्रावधान रखा जाए। दूसरा बात मैं कहना चाहूंगा, डार्क जोन जो मैं माननीय मुख्यमंत्री में धन्यवाद करना चाहूंगा। डार्क जोन जो हरियाणा में कनेक्शन बंद थे, बिजली ट्यूबवेल कनेक्शन, वो खोल दिए गए हैं। अब खोलते जब मानूंगा, हाउस में हाथ तो भर ली, जिसका नोटिफिकेशन जारी होगा। लोग कहते हैं अभी कनेक्शन खुल तो गए लेकिन नोटिफिकेशन नहीं हुआ। और मैं 2-3 बातें इसमें कहना चाहूंगा। शोभा अस्पताल की होगी यमुना एक्सप्रेस हाईवे। दूसरा एक सबसे बड़ी समस्या हमारी, खत्म करिए हमारी स्पीकर सर, 1 मिनट, एक मिनट हो। हमारा जो है हरियाणा और यूपी, ये मेरी नहीं है, जितने यमुना के साथ साथ जो विधायक हैं, चाहे वो यमुनानगर के यमुना जगाधरी से हैं, या वो करनाल से हैं, या घरोंडा से हैं, या समालखा से, गन्नौर से, चराई से है, हमारा हरियाणा और यूपी का एक बहुत बड़ा मसला है। वहां जाने हर सीजन पे हर साल बड़ी लड़ाई झगड़े होते हैं। आपने एक दीक्षित अवार्ड, हमारी सरकार में एक टेंडर हुआ था, हुड्डा सरकार में, जो दीक्षित अवार्ड का जो पोल लगाने का कार्य अधूरा पड़ा है। वहां हरियाणा की जो हो गया धर्म सिंह, एक मिनट सर, बहुत बड़ी समस्या, 8 मिनट में 10 मिनट हो गए। एक मिनट सर, एक मिनट, फिर बाकी लोग रह जाएंगे ना, सभी को बोलना। 10 मिनट हो गए ना, एक पॉइंट सर, 10 मिनट हो गए, बात तो रख लूं, खत्म करिए। नहीं, मैं अगले की बात रख लूं। मैंने जो कहा स्पीकर से, 1 मिनट, जो हरियाणा यूपी का मामला है, अब हमारा जो जमीन का जो जमुना हरियाणा यूपी जमुना भाई, तो उसमें जो हरियाणा का रकबा यूपी में चला गया। और यूपी जाने के बाद दीक्षितवाड़ में फैसला हुआ था भाई जो जमीन यूपी की, हरियाणा की यूपी में चली गई, मालिक वही रहेंगे, लेकिन तहसील बदली जाएगी। आज हमारा नेशनल हाईवे 709 वहां से मंजूर हुआ है, लेकिन उसमें मौजा है श्यामला दे को मलिकियत में बनाया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है, ये बजट से रिलेटेड भी है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, खत्म बजट की बात, श्री विशंबर सिंह जी। स्पीकर सर, एक मिनट रहेगा, धर्म सिंह जी 10 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 10 मिनट से ज्यादा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया और मैं आपके माध्यम से कुछ तो फूल खिलाए हमने, कुछ और फूल खिलाने हैं। मुश्किल है यह बाग में अब तक कांटे कई पुराने हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वित्त मंत्री के तौर पर वर्ष 2021-22 का जो बजट पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने ऐसा बजट बनाया जिसके माध्यम से किसान, मजदूर, कमेरे, मेहनतकश व दलित समाज को उभरने का पूरा मौका मिलेगा। और यह बजट 1,55,645 करोड़ रुपए का, जो कि पिछली बार से 13% अधिक है। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ आंकड़े विस्तार में न कह करके आपके माध्यम से इस महान सदन को बताना चाहूंगा
जैसा कि हरियाणा प्रदेश में बुढ़ापा पेंशन पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं है, माननीय मनोहर लाल जी ने 2,500 रुपये बुढ़ापा पेंशन की है। अध्यक्ष महोदय, 4,000 आंगनबाड़ी केंद्र प्ले स्कूल अपग्रेड होंगे। कृषि कल्याण के लिए 2,998 करोड़ रुपए, सिंचाई के लिए 5,081 करोड़ रुपए, कौशल विकास के लिए 868 करोड़ रुपए। अध्यक्ष महोदय, खेल के लिए 7,731 करोड़ रुपए, रोजगार के लिए 884 करोड़ रुपए, श्रम विभाग के लिए 71 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, परिवहन विभाग के लिए 2,865 करोड़ रुपए, जन स्वास्थ्य विभाग के लिए 3,402 करोड़ रुपए, शिक्षा के लिए 18,410 करोड़ रुपए, बिजली के लिए 7,089 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, नागरिक उड्डयन के लिए 183 करोड़ रुपए, सड़क और भवन निर्माण के लिए 2,985 करोड़ रुपए, सैनिक अर्ध सैनिक कल्याण के लिए 143 करोड़ रुपए, पुलिस के लिए 5,779 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस महान सदन को बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं एक गरीब वाल्मीकि परिवार में पैदा हुआ और गांव में ही पढ़ा लिखा हूं। मैं गरीबी को बड़ा गहराई से जानता हूं। अध्यक्ष महोदय, समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को आगे ले जाने वाली भारतीय जनता पार्टी की अवधारणा के फलस्वरूप ही मैं आज इस महान सदन का सदस्य दूसरी बार बनकर आया। अध्यक्ष महोदय, मनुष्य जिन हालातों से गुजरा हुआ होता है वह उन हालातों को कभी भूलता नहीं है। मेरे लिए कितने सौभाग्य की बात है, एक भेड़ बकरी की गिनती करने वाला गरीब परिवार का लड़का इस सदन का सदस्य बनकर आंकड़ों की गिनती कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, फिजिकल डेफिसिट की बात कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब मैं बजट पढ़ता हूं तो सबसे पहले मेरे जहन में वे बहन बेटियां आती हैं जिनको पानी के लिए टोकनी बाल्टी लेकर के कई किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता था। अध्यक्ष महोदय, मेरे जहन में वे गरीब बच्चे आते हैं जिनके माँ बाप के पास पैसे नहीं होते थे और पता नहीं उनके पास माँ बाप जैसे तैसे करके अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करते। मेरे जहन में वे गरीब भाई आ जाते हैं जिनके मकान 3-3, 4-4 फुट नीचे चले गए। मैं गांव की उन गलियों को देखने लगता हूं जहां पर चलना भी मुश्किल हो गया था। अध्यक्ष महोदय, मैंने सामाजिक पीड़ा को झेला है, इसलिए मैं एक अच्छे बजट की अहमियत भी समझता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो दूरदृष्टि दिशा संकल्प के साथ यह बजट बनाया है, इससे हर वर्ग का विकास होगा। पहले 1 किलो चावल 3 किलो गेहूं दे करके गरीब लोगों का मजाक उड़ाया जाता था और बड़ी बड़ी बातें कही जाती थी। मैं पूछना चाहता हूं कि 1 महीने में एक आदमी 3 किलो गेहूं खा करके जीकर तो दिखाओ। अध्यक्ष महोदय, ऐसा करके केवल मात्र गरीबी और निर्धनता का उपहास करने का ही काम किया जाता था। अगर विपक्ष के लोगों के बस की बात नहीं है तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा, मैं अगर उनसे गुजारिश करूंगा कि वो 6 महीने हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास आकर के ट्रेनिंग ले लें, तो उनको पता चल जाएगा कि किस प्रकार प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। जब तक माननीय जयवीर जी, मेरी बात मैं कई दिन में मेरा मौका लगा है, राज तो मुझे बोलने दीजिए। स्पीकर सर, जब तक दिशा ठीक नहीं होगी, दृष्टि ठीक नहीं होगी, तब तक संकल्प के साथ काम नहीं किया जा सकता। स्पीकर सर, अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस में जो बजट पास हुआ करते थे, क्या उनमें कभी आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता, राजनीतिक विषमता, धार्मिक विषमता या प्रशासनिक विषमताओं को दूर करने का काम किया जाता था? नहीं स्पीकर सर। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में
प्रदेश में ईमानदारी व योग्यता के आधार पर नौकरियां देने का काम किया गया। पिछली सरकारों के समय में मैं मानता हूं एक एक परिवार में 7-8 नौकरियां होती थी, मिल जाती थी, लेकिन दूसरी ओर एक परिवार में ऐसा भी नहीं होता था जिसमें कोई भी नौकरी नहीं होती थी। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और मैं नमन करना चाहूंगा इस सदन के माध्यम से सरकार को, जिसने ईमानदारी से काम करते हुए पढ़े लिखे योग्य युवाओं को सरकारी नौकरियों में आने का मौका दिया। अब हरियाणा प्रदेश में नौकरियों के लिए कोई अपनी जमीन नहीं बेचता। अध्यक्ष महोदय, कोई अपना कुछ गिरवी नहीं रखता। आज प्रदेश में ऐसे युवाओं को नौकरियां मिली है जिनकी मां सुबह 4 बजे उठती थी ताकि उनके बच्चों को बड़े होकर के काम धंधा मिल सके। आज उन माताओं के सपनों को साकार करने का काम इस मनोहर सरकार ने किया है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक खेल नीति की बात है, यह माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा खेल मंत्री जी की बेहतरीन खेल नीति का ही नतीजा है। अध्यक्ष महोदय, जहां पहले खेल के मैदान में हमारे युवा खेलने तक नहीं आते थे, आज उन्हीं खेल के मैदानों में पैर रखने की जगह नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा के खिलाड़ी देश विदेश में और प्रदेश में निरंतर विकास के नए आयाम छूते जा रहे हैं। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का और खेल मंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूं। आज प्रदेश में बिजली की लटकती हुई तारें कहीं नहीं दिखाई दे रही। यह माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की दूरदृष्टि का ही कमाल है। अध्यक्ष महोदय, आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5080 गांवों में 24 घंटे बिजली देने का काम किया है और 2021-22 में प्रदेश के जितने भी गांव बचे हैं वहां पर 24 घंटे बिजली देने के प्रयास किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगा कि वे हमारे कोमल हृदय वाले मुख्यमंत्री जी को कमजोर न समझे। वे दूसरे बड़बोले लोगों की तरह लंबी लंबी फेंकने में विश्वास नहीं करते, बल्कि चुपचाप हरियाणा की भलाई करने में लगे रहते। मैं सदन के सदस्यों का ध्यान चाहूंगा आपके माध्यम से, परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। अध्यक्ष महोदय, एक मैं धन्यवाद करूंगा भिवानी मेडिकल कॉलेज का नाम पंडित नेकीराम शर्मा जी के नाम से रखा गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस सदन के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि पंडित नेकीराम शर्मा जी मूलतः कलिंगा गांव से थे। खरक और कलिंगा मेरी विधानसभा के स्पीकर सर 2 बड़े गांव, और उस जमाने में पंडित नेकीराम शर्मा जी ने छुआछूत को मिटाने का जो सबसे बड़ा बीड़ा उठाया था और कलिंगा से शुरुआत करी थी। अध्यक्ष महोदय, हरिजनों के बच्चों को, दलितों के बच्चों को अपने गोदियों में उठा लेता था उस वक्त। तो महान स्वतंत्रता सेनानी जिनके नाम से भिवानी में जो मेडिकल कॉलेज बनेगा, उनके नाम से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। दूसरा एक तिगड़ाना गांव में सरकार द्वारा पुरातात्विक स्थल तिगड़ाना को अपने संरक्षण में लेने की पहल की है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं। कुछ भी नहीं हुआ था, उसको मेडिकल बनाने का सारा प्रोसेस मैंने आकर स्टार्ट किया। आपके टाइम में तो खाली मुख्यमंत्री जी ने आपका मुंह बंद करने के लिए घोषणा की थी, फाइलों पर कुछ नहीं था, मैंने किया सारा। अध्यक्ष महोदय, मैडम किरण चौधरी, उनको बोलने दो जरा। चलिए अध्यक्ष महोदय, खत्म करिए। तिगड़ाना का एक मिनट में करता हूं। अध्यक्ष, जो तिगड़ाना में एक पुरातात्विक स्थल हरियाणा सरकार द्वारा अपने संरक्षण में लाया गया और डॉक्टर नरेंद्र सिंह परमार द्वारा उसकी खुदाई करके 5000 साल पुरानी नगरी सभ्यता, टाइम तो सबको बराबर है, वहां का रहन सहन, खान पान, आभूषणों
और पालतू पशुओं का जो प्रकाश डॉक्टर नरेंद्र सिंह परमार ने डाला, तो मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि वहां म्यूजियम बनाया जाए। और मेरे हल्के की कुछ मांगे हैं स्पीकर साहब, मैं 1 मिनट लिख के दे मैं दो 1 मिनट लूंगा, मैं बहुत कम बोलता हूं अध्यक्ष, लिख के दे दो। मैं बहुत कम बोलता हूं, थोड़ा तो मुझे टाइम मिलना चाहिए। हो गया टाइम बहुत हो गया ना। एक भवानी खेड़ा, अध्यक्ष महोदय, भवानी खेड़ा एक बहुत पुराना विधानसभा क्षेत्र रहा, जहां से कई बार इस महान सदन के सदस्य भी रहे हैं, मंत्री भी रहे, और उसको आज तक उपमंडल का दर्जा नहीं दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा उसको उपमंडल का दर्जा दिया जाए। और दूसरी मेरी प्रमुख मांग, दिसंबर जी, जो मेरी अगर बाकी सुंदर के नहर वो में लिख करके दे दो, इसमें प्रत्येक महीना कम से कम 1 सप्ताह पानी चलाया जाए। और ये खरकला में कोई कॉलेज का निर्माण कराया जाए जो कि 20 किलोमीटर दूरी पर है। काहे को पहली बार बोलने लगे हैं सारे सदन में, पहली बार बोलने लगे। अनाउंसमेंट हो चुकी है, बस गलत भी बोल देंगे तो भी। अध्यक्ष महोदय, मैं आधी मिनट लूंगा, तो आधी मिनट लूंगा मैडम, मुझे मैं कदे कदे बोलने का मौका मिला है मैडम, कभी कभी बोलते हम, कोई बात नहीं। अगली बार मैं अपना समय आपको दे दूंगा बोलने के लिए। गांव खरकला में पीएचसी को सीएचसी बनाया जाए, खरकला को सब तहसील का दर्जा दिया जाए। गांव कलंगा में लगभग 2000 एकड़ खेती हर साल पानी से बर्बाद हो जाती है, यहां पर ड्रेन की व्यवस्था कराई जाए। भवानी खेड़ा शहर में इंडोर आउटडोर स्टेडियम बनाया जाए। भवानी खेड़ा में ITI का निर्माण करवाया जाए और खरकला में 4 लेन हाईवे फ्लाईओवर बनाया जाए। भवानी खेड़ा में तोसाम फाटक पर मैंने वैसे तो बोल दिया। आप धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, एक अभी माननीय डिप्टी स्पीकर साहब कुछ। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के तमाम सदस्यों को, अधिकारीगण को, कर्मचारियों को, सभी को लंच ब्रेक में लंच के लिए आमंत्रण निमंत्रण देता हूं। यहाँ लाइब्रेरी के पास सभी उसको लंच पे आए। धन्यवाद। माननीय स्पीकर सर, आपने बजट पर बोलने का मुझे मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री के नाते बजट को पढ़ा, मैंने पूरा ध्यानपूर्वक उसको सुना और उसको पढ़ा भी। उसमें मैं संतुष्ट हूं, क्योंकि उसमें कई दिनों के अंदर सरकार के पक्ष के चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री किसानों के प्रति छाती पीटने का काम कर रहे हैं, लेकिन उस बजट के अंदर किसान के लिए कुछ भी नहीं रखा गया। 4 महीने के करीब किसानों ने धरने पर बैठे हैं और वहां 300 ज्यादा किसानों ने शहादत दी। और उस बजट के अंदर जो किसान शहीद हो गए, उन परिवारों को की सरकार ने कुछ भी देने का काम नहीं किया। मैं पहले तो धन्यवाद करूंगा हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का, जिन्होंने किसानों के प्रति संवेदनाशील की और 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की। घोषणा ही नहीं, उनके घर जाकर विधायक और चाहे माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी उनके घर जाकर उनको 2-2 लाख रुपए देने का काम किया और किसान का दर्द समझा। इसलिए समझा कि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी किसान के बेटे और खुद किसान हैं। और मैं सरकार से मांग करता हूं, सभी कर्मोदय जी आपके माध्यम से, जो किसान शहीद हुए हैं उन परिवारों को 50-50 लाख रुपए देने का काम करे और उनको सरकारी नौकरी, घर में सरकारी नौकरी देने का भी काम करे। सभी कर्मोदय में बताना चाहूंगा, मेरे हल्के से भी 4 किसान शहीद हुए और उनमें अजय बड़ौदा, कुलवीर देसवाड़ गंगाना और कोड़ा से दिलबाग सांगवान, मदीना से राजेश। मैं बात करूंगा अजय मोर की। अजय मोर 32 साल की उम्र का था और उनके 3 बेटियां हैं। 2 बेटी 6 साल की है जो कि जुड़वा है और 1 बेटी 1 साल की, लेकिन उनकी पुत्र और उनकी मिसेज इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है कि वो आगे अपने परिवार को साथ लेकर चल सके। मैं सरकार से मांग करूंगा कि उनको आप कहीं भी सरकारी नौकरी देने का काम करें,
क्योंकि वो अपने परिवार को, उन बेटियों को पढ़ा सके और उनको उस परिवार को आगे ले जा सके। और माननीय स्पीकर सर, मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, मैं आज इस सदन में माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी का भी जिक्र करूंगा, जिन्होंने, चाहे वो हरियाणा का एमपी हो, चाहे वो यूपी का एमपी हो, चाहे वो दिल्ली का एमपी हो, जिसने माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी ने लोकसभा में किसान की आवाज उठाने का काम किया और आवाज नहीं, 3 काले कानूनों के बारे में भी बताया। चाहे प्रधानमंत्री जी ने उनसे पूछा, चाहे मंत्री जी ने उनके पूछा, उनका एक जवाब देने का काम किया। और मैं दीपेंद्र हुड्डा जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो किसानों के बीच में जाते रहते हैं, चाहे वो टोल पे हो, चाहे वो कहीं सिंधु बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो। और सरकार कई दिनों से कह रही है कि मैं गांव में नहीं घुसने देना जा रहा, कोई कह रहा है हमने अपने हल्के में नहीं घुसने देना जा रहा। और वो सारे मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि आप ही माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी की तरह, और जैसे मैं भी जाता हूं बार बार धरनों पर, वहां विधायक बन के नहीं जाता, किसान का बेटा बन के जाता हूं, उनके बीच में जाते हैं। और माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी, मैं बताना चाहूंगा सदन में स्पीकर सर, दीपेंद्र जी जब ऑर्डर पे गए तो किसानों ने उनका स्वागत करने का काम किया था, उनका फूल बरसाने का काम किया। इसलिए किया क्योंकि वो किसान का बेटा और किसान की दर्द को समझता है, और उन्होंने संसद में भी किसान की आवाज उठाने का काम किया है। नहीं, वो नहीं, इंदु नरवाल जी, सारा कुछ आप ही तो करवा रहे। नहीं, हम क्यों करा रहे हैं? हम तो किसानों के समर्थक हैं और उनकी आवाज उठा रहे हैं और बार बार कहेंगे हम वहां। जिस समय इस हाउस के, एक मिनट जिस समय इस हाउस के, उनकी बात का जवाब ही दे रहे हैं। मेरी नहीं, उनकी बात का जवाब ही तो दे रहे हैं। आपने जो बात रखी, मलिक साहब, हाउस के माननीय सदस्य का अपमान किया जा रहा था। एक मिनट, जिस समय बात का जवाब ही तो दे रहे हैं इनकी बात। माननीय सदस्य का अपमान किया जा रहा था और जिस टाइम उस टाइम धमकी दी जा रही थी, उस टाइम आपके प्रवक्ता देवेंद्र बजाज, आपके जिला के पूर्व अध्यक्ष तरुण चुग, आपकी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य बलिंदर पूनिया, आपके प्रदेश के कोषाध्यक्ष रोहित जैन, आपके एक्सएमसी अरविंदर पूनिया, आपके एक्सएमसी देवेंद्र देवबा, ये सारे लोग वहां उपस्थित थे। तो आप क्या कहना चाह रहे? सारा आप करा रहे कि नहीं करा रहे? आप मुझे बताओ, आप कराने वाले हैं कि नहीं कराने वाले? अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे जानना चाहूंगा, अभी विशंबर वाल्मीकि जी ने कहा कि विषमता दूर करने की सोची नहीं, आप तो विषमता पैदा करने की सोच रहे। दूर कहां से करोगे? आप दूर कर ही नहीं सकते। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट लगाऊंगा। नहीं, आपको सब कुछ आपके सामने बोल सकता हूं, प्लीज आप 1 मिनट मेरी बात सुनिए। अभी आप साहब 1 मिनट मेरी बात सुनिए। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं हुड्डा साहब से जानना चाहूंगा, ये सबसे सीनियर व्यक्ति हैं, इससे बड़ा नोबल व्यक्ति यहाँ कोई नहीं है। एक मिनट बहन जी, एक मिनट। देखो, इस हाउस में इनसे सीनियर व्यक्ति कोई नहीं है हुड्डा साहब से। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि किसी का बाईकाट करना संविधान क्या इजाजत दे कि नहीं दे? बाईकाट करना, किसी का बाईकाट करना, इसका इजाजत संविधान दे कि नहीं दे? अगर ये गैर कानूनी है, एक मिनट बैठो। अगर ये गैर कानूनी है तो आप चुप क्यों बैठे? अगर ये गैर कानूनी है, मैं ये कह रहा, अगर ये गैर कानूनी है तो आप चुप क्यों बैठे? आप इसीलिए आगे समाज का मार्गदर्शन कराएंगे, अगर कोई गलत चल रहा है उसको रोकेंगे, लेकिन आप तो इंडायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं उनको। जी, एक मिनट, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय जी, मंत्री जी ने जो कल विषय का यहाँ बात हुई चर्चा, फिर उसका चर्चा किया, हमने पहले कहा, आज भी कहा, कल भी कहा, लेकिन ये किस किस्म से बात करते हैं मेरे समय, जो आप भाई कोई आपकी करे मेरी करे, किसी को कानून लेने का अधिकार हाथ में लेने का नहीं है। किसी ने कानून हाथ में लिया तो उसकी सजा करो, और प्रदर्शन किया है, उसका अधिकार इस्तेमाल किया तो उसको आप क्या करोगे? अगर वो तो कानून व्यवस्था का सवाल है, कानून व्यवस्था सरकार का काम है, असेंबली का काम नहीं है। जो आप जो मैंने कहा था भाई कोई ऐसा हुआ है, फिर आप खड़े
आपका कहना चौधरी साहब, खड़े आपका कहना केवल भूपिंदर सिंह हुड्डा का कहना नहीं है, आपका कहना हजारों कार्यकर्ता जो आप बात कर रहे हैं वो आपका भी कहना केवल तो आपका नहीं है। मैं ये कह रहा, क्या है ये मैं आपके पास क्या है? ये है मेरे पास, क्या है इसमें, क्या है बता, क्या है, क्या चीज, क्या है मेरे पास है, ये पहचान लो जी, ये नहीं मेरे पास, ये पहचान लो। क्या कहना चाहते हो आप, क्या कहना चाहते हो? देखिए ये आपके कार्यकर्ता हैं, चलो ये आपके कार्यकर्ता हैं, ये ऐसे नहीं है, अब तक जवाब ये आपके कार्यकर्ता हैं। 1 घंटे तक हम सुन कर रहे, इनको लाइसेंस मिला हुआ है क्या? आपका कोषाध्यक्ष प्रदेश का, ऐसे हाउस चलेगा, ऐसे हाउस चलेगा क्या, ऐसे हाउस चलेगा? नरवाल जी नहीं, मैं बोल रहा हूँ जी, उनको तो आपने बोलने दिया जी सर, समझे ना? आप बताओ। एक मिनट, ये जो है ना, ये जो आप 1 मिनट कुंडू साहब बोल रहे हैं, 1 मिनट बोल रहे हैं, हुड्डा साहब बोल रहे हैं। 1 मिनट भाई, 1 मिनट, अपनी विफलताओं को दूसरों पे डालने की कोशिश करते हो, विफल सरकार लेके बैठे हैं। नंबर एक समाज को दिशा देने की जिम्मेदारी इस हाउस की है, वो चाहे विपक्ष में बैठा चाहे सत्ता पक्ष में बैठा, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। हुड्डा साहब। अध्यक्ष महोदय, इतनी संवेदनहीनता मैंने जिंदगी में नहीं देखी। 300 आदमी वहां मर चुके हैं, अपने प्राण दे चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, एक लफ्ज उनकी सहानुभूति में नहीं दिया। धर्म की बात है। ऐसे जैसे बता रहा था, ऐसे बच्चे जिनके परिवार में कुछ नहीं और साहब आप तो बैठो, उनके लिए भी सहानुभूति नहीं है। आप बात करें, ये बात करें सहानुभूति के 2 लफ्ज तो अध्यक्ष महोदय, उनमें ज्यादातर बुजुर्ग लोग थे। 2 लफ्ज तो आपने जाएगा बुजुर्गों से कभी ये नहीं कहा नहीं, अपने लिए नहीं, किसानों के लिए अपने प्राण दिए। पार देख रहे थे, चलो कम हो, बैठो, उन्होंने अपने लिए नहीं, किसानों के हित के लिए प्राण दिए। 1 लफ्ज तो सहानुभूति का दे दो। क्या करेंगे? 50 लाख मांग रहे हैं, 50 लाख नौकरी, इनसे उम्मीद कर रहे हो, जिनके पास 2 शब्द इंदु नरवाल के भी नहीं है। इंदु नरवाल जी आप बोलिए, आप बोल रहे हैं, इसको डिबेट का विषय थोड़ी बोल दिया जी। अध्यक्ष जी, मेरी एक बात सुनिए, प्रजातंत्र के अंदर बॉयकॉट करना ये मैनिफेस्टेशन है लोगों की विल का अगेंस्ट द पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन। समझ गए आप? वो मंत्री जी का, क्या बात कर रहे हैं? ये प्रजातंत्र का प्रणाली है कि जब पॉलिटिकल उससे वो डिससैटिस्फाइड होते हैं तो बॉयकॉट ही करेंगे प्रजातंत्र के अंदर। ये प्रजातंत्र का बिल्कुल गला घोट के इस तरह से मारना चाहते हैं क्या? वो उनका ये कहना है कि महोदय जी, ये बात करते हैं, आप घोटना चाहते हैं, आप संवाद खत्म करना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, आप संवाद को समाप्त करके प्रजातंत्र खत्म करना चाहते हैं। आंदोलन में जा रहा है, चलो बात करते हैं, कुछ तो सहानुभूति रखो। चलो बैठिए गीता जी, आप बैठो प्लीज, डिबेट का विषय नहीं है ये। इंदु नरवाल जी आप बोलिए, आप अपनी बात कंटिन्यूस करें। आप बैठो गीता जी, नहीं अब ये कोई डिबेट नहीं है इस टाइप। आप चलो, आप बैठो, आप प्लीज। अभी आप जब आपका नंबर आया तब बोलना, काजन साहब ऐसे नहीं। अभी हुड्डा साहब ने बोल दिया, किरण जी ने बोल दिया, सारों ने बोल दिया, अभी कोई डिबेट थोड़ी है कोई। आप बैठिए। इंदुराज नरवाल जी, हाँ नरवाल जी बोल रहे हैं अभी। आप बैठिए प्लीज, बैठो। अभी आप इस पे बहुत चर्चा होगी कालियान जी। नहीं कालियान जी, अब होगी चर्चा इस पे नहीं अभी। हाँ तो पहली बार वो लोग को बोलने तो दो। आप डिस्टर्ब कर रहे हो, आप बोलने दो उसको, आप बोलने दो प्लीज उसको। उन्होंने कोई, आप बैठो प्लीज, बैठो। आप बैठिए, आप भी बैठो प्लीज। आप इसको कंटिन्यूस करने दो। पहली बार बोलिए। आपका मेंबर बोल रहा है, पहली बार बोल रहा है, उसको बोलने दीजिए प्लीज। कादियान साहब बोलने तो दो आप। ये कोई हर बात पे रूलिंग नहीं होया करती कादियान साहब। आप बहुत सीनियर मेंबर हैं, आप सीनियर मेंबर, आप बोलने दें उनको। आप तो बोलने तो, आप डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो उसको?
आप डिस्टर्ब कर रहे हो, आप व्यवस्था का प्रश्न पूछ रहे हो, आप खुद तो डिस्टर्ब कर रहे हो। इंदुराज जी बोलिए आप प्लीज, आप कंटिन्यूअस करें। नहीं भी साहब बैठो आप प्लीज, आप बोलने तो दो, डिस्टर्बेंस आप कर रहे हो, आप हर बात पे खड़े हो जाते हैं। माननीय स्पीकर सर, चलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, टाइम अभी थोड़ा ध्यान रखे, बीच में जो है आप कोई नहीं बोले। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा, ये जो वहाँ किसान बैठे हैं बॉर्डरों पर, उनको मच्छर माखी और टॉयलेट की बहुत बड़ी दिक्कत है, पानी पीने के लिए तक नहीं है। सरकार वो भी उनका जी आप प्लीज बैठे बैठे सरकार उनका प्रावधान कराए। आप एक तरफ तो आप कर रहे हो मेडन स्पीच है उनकी, दूसरी तरफ आप नए मेंबर को डिस्टर्ब कर रहे हो, आप सीनियर मेंबर होते हुए। हाँ बोलिए प्लीज। और स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा